विद्यार्थियों, इससे पहले साक्ष्य विधि पर मेरे द्वारा 6th वीडियो कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा 7th वीडियो अपलोड किए जाना है। आज का मेरा विषय है डिफाइन द डाइंग डिक्लेरेशन एंड इट्स एलिमेंट्स एक्सप्लेन। डाइंग डिक्लेरेशन किसे कहते हैं और इसके सभी आवश्यक तत्वों को समझाते हुए वर्णन कीजिए। किसे कहते हैं विद्यार्थियों डाइंग डिक्लेरेशन? व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू डाइंग डिक्लेरेशन? नहीं मालूम। ध्यान रहे, यदि हम साक्ष्य विधि को पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 इन एविडेंस एक्ट 1872 में ये डिफाइन किया गया है कि जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चोट पहुंचाई गई हो और ऐसा व्यक्ति उस चोटिल अवस्था में अगर यह कहता है कि मुझे अमुक व्यक्ति ने मारा है और हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए, तो इट इज ए डाइंग डिक्लेरेशन। इसको बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ए सड़क से जा रहा है और दूसरा व्यक्ति बी भी वहां से जा रहा है और बी ने बिना किसी कारण के उस पर हमला कर दिया और उसके सर में गंभीर चोट पहुंचाई और वह व्यक्ति चोटिल होकर हॉस्पिटल पहुंचता है और जब पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा उससे पूछा जाता है तो वह एक बात कहता है कि मैं उस सड़क से गुजर रहा था जहां से बी भी जा रहा था और बी ने मेरे सर में गंभीर चोट पहुंचाई जिसकी वजह से मैं गंभीर रूप से घायल हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर उस व्यक्ति ने ऐसा बयान किसी पुलिस को या अन्य किसी व्यक्ति को दिया है और वह बयान न्यायालय तक पहुंचता है और कुछ समय बाद से तात्पर्य मान लीजिए सेम डे या उसी दिन रात में या दूसरे दिन तीसरे दिन उसी इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके द्वारा दिया हुआ यह बयान डाइंग डिक्लेरेशन यानी मृत्युकालीन कथन में बदल जाएगा। इसे हम बोलते हैं मृत्युकालीन कथन। अर्थात कहने का तात्पर्य जब एक व्यक्ति स्वयं को किसी अन्य व्यक्ति से घायल होना बताता है और यह बताता है साथ में कि हो सकता है इस अवस्था में मेरा जीना रहना मुश्किल है और संभवतः मेरी मृत्यु हो जाएगी, और अगर कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है तो इट इज ए डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन, जो कि धारा 32 में साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिया गया है। ये डेफिनेशन। एलिमेंट्स। मृत्युकालीन कथन के कुछ आवश्यक तत्व हैं। जब तक वे सभी एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे एक सिंपल से कथन को मृत्युकालीन कथन में हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। मृत्युकालीन कथन तभी एब्सोल्यूट होता है जब उसमें ये सारे एलिमेंट्स पाए जाएंगे। अगर इसमें से कोई एक एलिमेंट्स भी उसमें नहीं होता है तो डेथ डिक्लेरेशन को हम कंफर्म नहीं मानेंगे और इट इज नॉट ए कन्वर्ट इन ए डाइंग डिक्लेरेशन। नंबर फर्स्ट, फैक्ट रिलेटेड टू सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियों से जुड़े हुए तथ्य। सडनली डेथ, तुरंत मृत्यु होना। कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण। प्रूव्ड बाय लॉ, विधि द्वारा प्रमाणित होना। तो सबसे पहला ऑप्शन जो इसमें दे रखा है फैक्ट रिलेटेड टू सर्कमस्टांसेस, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि वे परिस्थितियां होना चाहिए, ऐसी परिस्थितियां होना चाहिए जिन परिस्थितियों से उसकी मृत्यु जुड़ी हुई है, यानी उसकी मृत्यु का जो कारण है घायल होना। घायल किसने किया? उस व्यक्ति ने। तो ये पूरी परिस्थितियां एक दूसरे से जुड़ी होना चाहिए। जब तक ये परिस्थितियां एक दूसरे से नहीं जुड़ी होंगी डेथ डिक्लेरेशन कंफर्म नहीं मानी जाएगी। सेकंड, सडनली डेथ। अगर वह व्यक्ति बयान देता है और बयान देने के बाद उसकी मृत्यु नहीं होती है, 1 महीने 2 महीने जीवित रहता है, आराम से जीवन चलने लगता है, बाद में मर जाता है,
तो इट इज नॉट ए डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन तभी मानी जाएगी जबकि उस व्यक्ति द्वारा जो बयान दिया गया है और बयान देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रक्रम से तात्पर्य उसी परिस्थिति के दौरान, उसी घायल अवस्था के दौरान। थर्ड, कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण। मृत्यु का कारण ध्यान रहे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वही घटना होना चाहिए जिस घटना के कारण वह व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है या घर में बेड रेस्ट पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने जो बताया था, ए ने बताया था कि मैं सड़क से जा रहा था और बी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया जिससे मैं चोटिल हुआ हूं, मुझे चोट लगी है और मुझे नहीं लगता है कि अब मैं जीवित रह पाऊंगा, मेरी मृत्यु होना संभव है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो भी जाती है तो भी डाइंग डिक्लेरेशन जब तक नहीं होगा तब तक कि उसकी मृत्यु का कारण वह चोट हो। मान लीजिए सर में चोट आई, चोट गंभीर थी, वो हॉस्पिटलाइज था, उसने ऐसा कहा भी कि मेरी मृत्यु हो सकती है और मृत्यु भी हो गई, लेकिन मृत्यु हार्ट अटैक आने से हुई, तो इट इज नॉट ए कन्वर्ट इन ए डाइंग डिक्लेरेशन। ये मृत्युकालीन कथन में नहीं बदला जाएगा क्योंकि मृत्यु होने का कारण कोई और था। फोर्थ, प्रोवाइड बाय लॉ, प्रूव्ड बाय लॉ। ऊपर हमने 1 से लेकर 3 तक जो भी एलिमेंट्स बताए वे सभी एलिमेंट्स और डाइंग डिक्लेरेशन कानूनी तौर पर प्रमाणित होना चाहिए। यानी जो भी घटना थी, जिस घटना के बारे में उसने चर्चा की, वो घटना सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर खोजबीन की जाती है, अन्वेषण किया जाता है, तो अन्वेषण में ये पाया जाना चाहिए कि वो घटना सही थी। जिस व्यक्ति के बारे में बताया उस व्यक्ति के बारे में भी प्रमाण मिलना चाहिए कि वो प्रमाण सही था, यानी वही व्यक्ति था जिस व्यक्ति के बारे में इस व्यक्ति ने, घायल व्यक्ति ने, जो विक्टिम है, उसने बताया है। इसके अलावा जिन परिस्थितियों की बात कही गई है कि किन परिस्थितियों में चोटिल हुआ, वो परिस्थिति भी यथावत होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि डाइंग डिक्लेरेशन तभी कंफर्म होगा जबकि उसके द्वारा सभी बताए हुए ये एलिमेंट्स होंगे और ये ऊपर के सभी एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स पर निर्भर करते हैं। इट इज टोटली प्रूव्ड बाय लॉ। विधि द्वारा जब तक प्रमाणित नहीं होंगे सभी आवश्यक तत्व, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि एक व्यक्ति द्वारा की गई घटना की घोषणा डाइंग डिक्लेरेशन में यानी मृत्युकालीन कथन में बदल जाएगी। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी आपके लिए मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।